क्या पुतिन की प्रचंड मिसाइलों के हमले से दहल गए जेलेंस्की? क्या रूस की सैनिक ताकत के खौफ में आ गए जेलेंस्की? क्या 13 दिनों की लड़ाई में थक गए जेलेंस्की? क्या नाटो के धोखे ने जेलेंस्की को धक्का दिया? क्या अमेरिका के रुख ने जेलेंस्की को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्यों झुकने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की? ठीक 12 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ने खुला खत लिखा। इस खत में पुतिन को उन्होंने नरसंहार का दोषी तक कहा। इस लेटर का कुछ अंश आज आप भी पढ़िए। 24 फरवरी को हम सभी रूस के हमले के साथ जाग गए। टैंकों ने यूक्रेन की सीमा को पार किया, विमानों ने हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, मिसाइलों ने हमारे शहरों को घेर लिया। रूस इसे विशेष अभियान कहता है, जबकि असल में ये यूक्रेनी नागरिकों की हत्या है। यूक्रेन के लोग कभी हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। रात का ये खत दुनिया भर में फैलता उसके पहले जेलेंस्की ने पुतिन को सीधा संदेश दे दिया, वो अब तक टिके रहे, अब नहीं टिक पाएंगे। नाटो की सदस्यता पर उनका कोई जोर नहीं। पुतिन की जेलेंस्की को दी गई ये 4 शर्तों में से एक है, जिसके मानने का मतलब है युद्ध का अंत तुरंत। जेलेंस्की का ताजा बयान सुनिए। जब हम समझ गए थे कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नाटो गठबंधन विवादित चीजों से भयभीत है और रूस से टकराव से भी। मैं किसी ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं रहना चाहता जो घुटनों के बल बैठकर किसी चीज की भीख मांगे। यही नहीं, पुतिन की एक और शर्त थी, डोनेत्स्क और लुहानस्क को यूक्रेन मान्यता दे। उस पर जेलेंस्की अब काफी नरम हो चुके हैं। मैं सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इन 2 क्षेत्रों को रूस के अलावा किसी ने भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं और समझौता कर सकते हैं कि ये क्षेत्र कैसे रहेंगे। पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण से ठीक पहले यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहानस्क को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दे दी थी। 14 दिनों बाद जेलेंस्की का ये बयान और इसके पहले रूस को खुलेआम चेतावनी। Виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни над державою. Це розгублені діти. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю закрити багаторічну стратегічну дискусію, прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі. Обговорив це сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляйн, Еммануелем Макроном. Антивоєнна коаліція діє. В Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! सवाल है कि क्यों 13 दिनों तक रूस के सामने डटे रहने वाले जेलेंस्की ने नरमी का संकेत दिया। जेलेंस्की के तेवर अब थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जो जेलेंस्की कल तक दावा कर रहे थे कि रूस की सेना यहां से चली जाए अगर जिंदा बचना है तो, जो जेलेंस्की कल तक नाटो की सदस्यता पर अड़े हुए थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जेलेंस्की की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि जेलेंस्की
नाटो की सदस्यता से भी किनारा करने को तैयार हैं संभवतः। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सबसे ज्यादा विवाद है डोनेस्क और लुहांस्क पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा था कि वो झुकेंगे नहीं, रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि रूस रुकेगा नहीं, लेकिन ये संकेत 14वें दिन थोड़े अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से हम कह पा रहे हैं। जेलेंस्की पुतिन की कम से कम 2 शर्तों को मानने के लिए क्यों तैयार दिखते हैं? तो क्या जेलेंस्की को यूक्रेन की तबाही सता रही है? पुतिन के पैतरों के सामने नतमस्तक होते दिख रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इसके लिए आपको जेलेंस्की के यूक्रेन वॉर की एक पूरी स्क्रिप्ट को समझना होगा, क्योंकि जो जेलेंस्की यूक्रेन को रूस के अटैक से बचाने के लिए झुकने तक को मजबूर दिख रहे हैं, असल में यूक्रेन की जनता की तबाही कम और एक धोखे का नतीजा ज्यादा है। ये धोखा किसी और ने नहीं, उसी ने दिया है जिसे अपना मानकर यूक्रेन अपने से कई गुना ताकतवर देश रूस से जा भिड़ा। नतीजा हुआ कि यूक्रेन का शायद ही ऐसा कोई शहर हो, संस्थान हो, बड़ी बिल्डिंग हो, सैन्य हवाई अड्डा हो, परमाणु संयंत्र हो या शहर का सेंटर हो, शायद ही ऐसी कोई जगह बची हो जो पुतिन के बमों से दहली ना हो। जब जेलेंस्की झुकने को तैयार हैं, ठीक उस वक्त भी पुतिन के गोले यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीर उकेर रहे हैं। तो यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि वो रूस के हर हमले को करारा जवाब दे रहा है। ताजा हमले में हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। आलम ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन में अब तक 1335 लोगों के मारे जाने की बात कही। उधर यूक्रेन दावा कर रहा है कि युद्ध में अब तक उसने 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है, जिसमें कई आर्मी के जनरल और कमांडर हैं। एक सच ये है कि 24 फरवरी से शुरू युद्ध ने अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को रिफ्यूजी बना दिया है। यूक्रेन से लगे हर बॉर्डर पर यूक्रेन की जनता दूसरे देश में एंट्री के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। यूक्रेन के सैनिकों के वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई साजो सामान के लिए परेशान है, किसी के पास रसद खत्म हो गई है, किसी को घर की याद सता रही है, तो कोई समझ नहीं पा रहा कि ये युद्ध आखिर किस लिए। नाटो में शामिल होकर हमें जितना मिलेगा उससे ज्यादा तो यूक्रेन खो देगा। तबाही की इस नींव पर नाटो का साथ कितना? यूक्रेन के एक सैनिक की सोच की तरह ही शायद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सोच रहे हैं। यूक्रेन कब तक रूस के हमले का शिकार बनता रहेगा? जेलेंस्की कमजोर नहीं है। उस यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो रूस जैसे सुपर पावर से अकेले दम पर लोहा ले रहा है, जिसके लोग शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हैं, लेकिन रूस के सामने सरेंडर से उन्हें एतराज है। जेलेंस्की अगर झुक रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है नाटो। ये नाटो ही रूस यूक्रेन वार का सबसे बड़ा किरदार है, जिसकी सदस्यता हासिल करने की यूक्रेन की इच्छा ने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया। Країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо. और यूक्रेन इस वक्त बर्बादी का वो मंजर देख रहा है जो अपने इतिहास में पहले कभी शायद ही देखा हो। ये कीव है सिर्फ यूक्रेन की राजधानी नहीं, रूस के सांस्कृतिक चिन्हों की प्रबल पहचान। ये रूस और यूक्रेन की साझी धरोहर है, लेकिन वो कीव तबाह हो रहा है। हालांकि रूस के सैनिक अब भी कीव की जमीन को रौंद नहीं पाए हैं, लेकिन अब तक जो कीव में हुआ उसने जेलेंस्की को मजबूर कर दिया कि कीव को और तबाह होने से क्यों ना बचा लिया जाए। नाटो को लेकर जेलेंस्की युद्ध की शुरुआत से ही बयान देते आए हैं। अपने सबसे ताजा बयान में जेलेंस्की ने जो कहा उसे समझना बहुत जरूरी है। मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता।
जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। असल में नाटो और यूक्रेन के रिश्तों की पटकथा आज से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की के दौर में जब ये शीशे की तरह साफ हो गया कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनेगा, उसी वक्त ये भी क्लियर हो गया कि पुतिन यूक्रेन को ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की ये समझ नहीं पाए, या उन्हें नाटो पर इतना भरोसा था कि वो रूस के अटैक में साथ देने के लिए यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे। रूस के साथ यूक्रेन अकेला नहीं, नाटो के सभी सदस्य देश उसके साथ होंगे, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी शामिल होगा। लेकिन ये हो न सका। जैसे ही पुतिन के गोले यूक्रेन पर गिरने शुरू हुए, नाटो के रहनुमा अमेरिका ने हाथ खींच लिया। Let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. अमेरिका ने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। नाटो ने क्षेत्र के दूसरे देशों में सैनिकों की तैनाती के लिए भेजा, लेकिन यूक्रेन को सिर्फ आर्थिक तौर पर और हथियारों से मदद करने की बात कही। यहाँ तक कि आसमान से होने वाले हमलों को रोकने के लिए नाटो को यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करना था, लेकिन नाटो ने ऐसा नहीं किया। नाटो के बर्ताव से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा, और ये 100% सच है कि जंग में वही जीतता है जिसके पास ताकत होती है। यूक्रेन अकेला आखिर कितने दिन तक लड़ाई लड़ता है? ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सहायता नहीं करने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना की। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। कौन हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है? मुझे कोई नहीं दिख रहा। Бити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув. जिसमें उन्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन को बिना ऑक्सीजन वाले इंफॉर्मेशन बबल में रहने के बजाय बातचीत शुरू करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच वार्ता का इंतजार पूरी दुनिया को है। ज़ेलेंस्की की नरमी के बाद ये बातचीत कब होगी और उसमें किन शर्तों पर बात बनेगी? इस वक्त रूस के मिसाइलों के हमले के बीच ये सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिसका जवाब शायद अब दूर नहीं, क्योंकि लहूलुहान यूक्रेन को बचाने के लिए किसी भी जिद का त्याग ज़ेलेंस्की को हारने वाला राष्ट्रपति नहीं, युद्ध में टिके रहने वाला हीरो ही बनाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मारियोपोल के अस्पताल पर रूसी हमले से संबंधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट किया है। नो फ्लाई जोन घोषित करने की बात सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक वीडियो का हवाला देकर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जानबूझकर नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। हमले के बाद मारियोपोल के अस्पताल के इस वीडियो में सब कुछ बिखरा दिख रहा है। ज़ेलेंस्की ने फिर से अपील की है कि यूक्रेन के आकाश को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, ताकि रूस यूक्रेन के नागरिकों को मौत की नींद नहीं सुलाया जाए। और इस बीच ये बड़ी खबर ये बताती हुई कि किस तरह से ज़ेलेंस्की ट्वीट कर रहे हैं, और इस ट्वीट में एक वीडियो का हवाला भी वो दे रहे हैं। पुतिन का आधा युद्ध, सही सुना आपने। 14 दिन से यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आधा युद्ध है। पूरे युद्ध का प्लान तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि नाटो जैसा ताकतवर संगठन भी पुतिन से भिड़ना नहीं चाहता। पश्चिमी देशों ने पुतिन की इमेज विलेन जैसी बना रखी है, लेकिन रूस में पुतिन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जंग के बाद काफी बड़ा है। रूस के लोगों का पुतिन पर भरोसा और बढ़ गया है। वहीं ज़ेलेंस्की को अब नाटो पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए नाटो से दूर यूक्रेन वॉर का फाइनल प्लान बना लिया गया है। क्या है वो प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
कांपती जमीन, धुआं धुआं आसमान। पुतिन का बम फूटा, यूक्रेन कहां-कहां टूटा। नाटो का डर पुतिन पर बेअसर। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग में युद्ध का फाइनल एजेंडा। 10 मार्च को यूक्रेन का भविष्य तय होने वाला है। जंग के 15वें दिन कुछ बड़ा होने वाला है। वो यूक्रेन पर हो रहे मिसाइल अटैक से भी बड़ा होने वाला है। वो यूक्रेन में हो रही बमबारी से भी अधिक असरदार रहने वाला है, क्योंकि यूक्रेन की सलामती के लिए अब जेलेंस्की झुकने को तैयार हो गए हैं। नाटो ना जाने वाली पुतिन की शर्त मानने को राजी हो गए हैं। जेलेंस्की की पीपुल्स पार्टी ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। पहले यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश में था, लेकिन अब यूक्रेन एक नए सुरक्षा समझौते की तैयारी में है। अगर नाटो में शामिल होता तो यूक्रेन के साथ 30 देश होते, लेकिन नया सुरक्षा समझौता अगर अमल में आता है तो इसमें 4 देश होंगे: अमेरिका, तुर्की, रूस और यूक्रेन। यानी यूक्रेन और रूस के बीच एक तरफ अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की के सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी ने नाटो में शामिल होने वाले देश के विकल्प के तौर पर इस नए सुरक्षा समझौते की रूपरेखा तैयार की है, जिसके अमल में आने के बाद पुतिन का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और यूक्रेन युद्ध भी रुक सकेगा। क्योंकि युद्ध के 14 दिन बाद जेलेंस्की को भी अंदाजा हो चला है कि रूस की सेना का ये हमला भले ही यूक्रेन की धरती पर हो रहा है, लेकिन पुतिन के निशाने पर नाटो है। वही नाटो जिसे रूस अपना जानी दुश्मन मानता है, वही नाटो जिसका जन्म ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। लेकिन यूक्रेन की धरती पर पुतिन के इस प्रहार ने नाटो को बिना लड़े ही हथियार रखने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध की शुरुआत पर यह सायरन भले ही कीव में बजा था, कीव पर हवाई हमले का अलर्ट था, लेकिन इस हमले का सीधा मतलब नाटो को पुतिन की खुलेआम चुनौती थी। रूस ने नाटो के पाले में जाने को तैयार बैठे यूक्रेन पर मिसाइल अटैक से युद्ध की शुरुआत की। यूक्रेन पर पूरब से हमला किया, पश्चिम से अटैक किया, उत्तर से मिसाइल दागे, दक्षिण से यूक्रेन पर वार किया। पश्चिमी देशों को पुतिन में हमलावर की छवि दिखने लगी, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद पुतिन अपने देश में और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। रूस में यूक्रेन जंग को लेकर हुए छिटपुट प्रदर्शनों के बीच सरकारी एजेंसी की ओर से कराए गए ताजा सर्वे में 65% रूसी जनता ने पुतिन के यूक्रेन जंग को जायज ठहराया है। यही नहीं, एक दूसरे सर्वे में रूस की 71% जनता ने पुतिन के ऊपर भरोसा जताया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन के ऊपर रूसी जनता का भरोसा 60% ही था, लेकिन अब एक सर्वे में 65%, वहीं दूसरे सर्वे में पुतिन की लोकप्रियता 71% तक पहुंच गई है। युद्ध के शुरुआत से पहले जो नाटो यूक्रेन की तरफ से पुतिन को आंख दिखा रहा था, वो युद्ध में शामिल होने से पीछे हट गया। तीसरे विश्व युद्ध का वास्ता देकर अमेरिका भी जंग में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर रहा है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम नाटो देशों ने यूक्रेन के जंगी जखीरे को भरने के लिए अपने गोदामों का मुंह खोल दिया है। यूक्रेन पहुंची स्टिंगर मिसाइलें रूस के टैंकों को तबाह कर रही हैं। रेड आर्मी के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया गया। रूस के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, यूक्रेन का नक्शा सिकुड़ता गया। यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना कब्जा जमाती गई। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स एक एक करके रूस की सेना अपनी जद में लेती चली गई। दुनिया के तमाम देश पुतिन से जंग रोकने की अपील करते रह गए, लेकिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन में बारूद बरसाना कम नहीं किया। और अब
जंग पर अड़े ज़ेलेंस्की का रुख भी नरम पड़ने लगा है। Бити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув. ज़ेलेंस्की ने ये यू टर्न ऐसे ही नहीं लिया है। इसमें अमेरिका और नाटो की भूमिका को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। रूस की सेना राजधानी कीव को घेर चुकी है। कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पुतिन की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला खड़ा है। युद्ध के लिए अड़ा है। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से फाइटर जेट देने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पोलैंड ने यूक्रेन को मदद देने के लिए अपने 28 मिग-29 फाइटर जेट देने का ऑफर दिया था। पोलैंड ने इन विमानों को जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को नेटो के लिए खतरा मानते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। पोलैंड ने प्रस्ताव दिया था कि मिग-29 फाइटर जेट को जर्मनी में मौजूद अमेरिका के रामस्टेन एयरबेस को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद वहां से उसे रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए भेजा जाए। ज़ेलेंस्की की मांग को पूरा करने के लिए पोलैंड ने यूक्रेन को मिग-29 और Su-25 देने का प्रस्ताव तैयार किया था। अगर ऐसा हुआ होता तो इन लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन की वायुसेना की ताकत में इजाफा किया होता। यूक्रेन के लड़ाकू पायलट इन दोनों फाइटर जेट से हवाई लड़ाई करने में ट्रेंड हैं। पोलैंड का प्रस्ताव था पोलैंड अपने 28 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। स्लोवाकिया भी अपने 11 मिग-29 यूक्रेन को देगा। बुल्गारिया भी अपने 14 मिग-29 और 3 Su-25 यूक्रेन को देगा। इन फाइटर जेट का इस्तेमाल सभी देश अपने पायलटों के अभ्यास में करते हैं। पोलैंड के प्रस्ताव के मुताबिक तीनों देश अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देते, जिसके बदले अमेरिका उन्हें F-16 फाइटर जेट देता। लेकिन पुतिन के गुस्से से डरे अमेरिका ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव नेटो देशों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर रूस इन देशों को अपना दुश्मन मानता। क्योंकि यूक्रेन जंग को लेकर रूस की पहली और सबसे बड़ी शर्त यही रही है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल न किया जाए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से मिलती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं जो नेटो के सदस्य देश हैं, और रूस नेटो को अपना जानी दुश्मन मानता है। इसके अलावा नेटो के तमाम सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप में नाटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का संगठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। जिस वक्त नाटो बना यानी 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल समेत 12 देशों ने मिलकर नाटो का निर्माण किया था। तब विश्व के मानचित्र पर नाटो देशों का विस्तार ऐसे था। इसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की भी शामिल हो गए। 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन भी नाटो से जुड़ गया। आगे चलकर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड के जुड़ने से नाटो और मजबूत बन गया। 5 साल बाद 2004 में 7 और देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े। 2017 में मॉन्टेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नाटो में शामिल हुआ। अभी नाटो में कुल 30 देश शामिल हैं। लेकिन अब रूस के हमले ने यूक्रेन की इस हसरत पर पानी फेर दिया है और अब वो पुतिन की बात मानने को राजी हो गया है। ऐसे में अगर यूक्रेन का ये स्टैंड आगे भी बना रहा तो युद्ध के अंत की तारीख दूर नहीं है। फिर पुतिन की सेना न तो मिसाइल का वार करेगी और न ही यूक्रेन में ऐसी आग लगाएगी।
यूक्रेन का आसमान भी बारूद के धुएं से खाली हो जाएगा।